हेलो स्टूडेंट, दिस इज पंकज फ्रॉम बिफोर यू। और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले अपना जो हमारा क्विक रिवीजन वाला पार्ट है, सबसे पहले हम वो करेंगे। ठीक है, पहले हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिवीजन में हमने क्या देखा है, जो यूरोपीय वाणिज्य कंपनी आई है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से ये लोग आए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो कंपनियां आई यूरोप से, है ना, वो कौन सी कंपनियां हैं जो यूरोप से आई हैं। ठीक है, और ये कंपनी का है, ये कंपनी है। ठीक है, जैसे पहले पुर्तगाली आए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अंग्रेज आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर डेन आए हैं, उसके बाद फ्रेंच आए हैं। ठीक है, और जब हम यात्रियों की बात करते हैं कि जो यात्री आए हैं, फिर हम उनका क्रम यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोनों में, बस ये एक अंतर है। इन दोनों को आप ये चेंजेस जो हैं होते हैं जब यात्री और कंपनी की हम बात करते हैं। ठीक है, और फिर क्या था, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पुर्तगाल का राजकुमार था जो बाद में राजा बना, हेनरी द नेविगेटर, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यही थी कि उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी अपनी नए रास्ते खोजने के लिए। क्योंकि अरब जगत ने क्या करा था, जो रास्ता टर्की के माध्यम से आता था यूरोप का, भारत में एंट्री होती थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती थी या पूर्वी देशों की तरफ एंट्री होती थी, वहां पे उसमें रोक लगा दी गई थी। तो इसने बार्थोलोमेव को भेजा कि भाई नया रास्ता खोजो। तो ये केप ऑफ गुड होप तक गया भी बेचारा, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ये वहां से वापस लौटा, इसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि इसने चीजों को थोड़ा सा वास्को डी गामा को भेजा, और फिर ये आपको बताइए वास्को डी गामा ने आगे चीजें जो है थोड़ी सी हमारे यहाँ मई 1498 में ये पहुंचा इंडिया, और फिर इसने वहां जाके चीजें थोड़ी सी हमारे लिए सही कर दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो वास्को डी गामा का सी रूट है जिससे वो आया है ना, ये यहाँ पे केप अफ्रीका में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अफ्रीका है ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तरांशा अंतरीप ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, और ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल और स्पेन दो देश हैं यहाँ पे, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। ठीक है, तो ये रूट पकड़ा था यहाँ पे इसने, और यहां से ये पहुंचा मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच से कालीकट। ठीक है, तो ये भी हम स्लाइड पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो पुर्तगाली लोग यहाँ पे पहुंचे उनके बारे में बात करते हैं। वास्को डी गामा आपको पता ही है, ये आया और 1498 में और वापस चला गया था। ठीक है, इसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, हो सकता है पिछली वीडियो में मैंने कुछ बात बताने से मैं चूक गया हूं, है ना। जीएसआईआर बहुत ब्रॉड है, कुछ ना कुछ पॉइंट रह ही जाता है। तो जैसे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं अब, ब्राजील की खोज करने का इसको श्रेय जाता है। ठीक है, ब्राजील की खोज करने का इसको श्रेय जाता है, और ये खोज ही हुई, ये खोज जो है पुर्तगालियों के पतन का कारण बनेगा भारत में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर, नीनो डी कुना, आज जब विषय पाऊंगा तो इसके बारे में बात करूंगा इन लोगों की क्या क्या। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं, ऐप पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं पूरे को। अब जो इंपॉर्टेंट बात आई है, ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साम्राज्य विस्तार हुआ, वो साम्राज्य विस्तार हुआ कैसे, यानी जो साम्राज्य विस्तार हुआ है वो साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ। आज जो क्लास शुरू होती है वो यहां से होती है। क्या है आज की क्लास का टॉपिक, आज की क्लास का टॉपिक है जो पुर्तगाली हैं उनका साम्राज्य विस्तार। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप जो पुराने भारत को देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये पेनिनसुलर इंडिया है, और ये आज के केरला वाला हिस्सा है। ये मान लीजिए आप, ये आज के केरला वाला हिस्सा है,
ठीक है। तो यहां पर दो जगह थी, कालीकट और कोचीन। अब पूरी बात समझाऊंगा मैं आपको। अब शुरू होती है क्लास, ठीक है। यहां से बात होनी शुरू होती है हमारी अब, ठीक है। अब कैसे बात शुरू हो रही है, देखिए बेसिकली जब 1498 में, जब 1498 में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें अभी, क्योंकि बिल्कुल नया नया है पैनल। चलिए, तो जो बात शुरू होती है वो 1498 से कहानी शुरू होती है। अब साम्राज्य विस्तार का कुछ इस तरह से हम चीजों को लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे चीजों को, कि जब 1498 में वास्को डी गामा आया, तब चीजें बहुत अच्छी थी, सबको मजा आ रहा था कि हाँ भाई चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि वो किन मंसूबों के साथ आ रहा था, ये आपको भी पता है। यानी मंसूबे जो हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं थे जितना हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे। और हम भारतीय, आपको पता ही है, बिल्कुल उदार हृदय के होते हैं, हम इतना भी चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब शुरू में तो वास्को डी गामा को लगा कि ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे पुर्तगालियों की मंशा जो है वो खटकने लगी कि इनकी मंशा जो है वो सही नहीं है। तो अब हुआ क्या, ये बहुत ही कड़वे मन से वापस गया। कड़वे मन से वापस गया। ये कड़वे मन से कैसे वापस गया, क्योंकि इसने जैमोरिन के अगेंस्ट काम किया। अब 1500 में ये लौट गया वापस, 1500 में ये चला गया वापस। अब जब ये वास्को डी गामा जब लिस्बन पहुंचा तो इसका बहुत भारी भरकम स्वागत हुआ। और इसके तुरंत बाद क्या हुआ, इसके तुरंत बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इसके बाद फिर ये हुआ, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को भेजा गया। और बहुत बड़े एक, ये मान लीजिए आप 13 बड़े जहाज, बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। 13 बड़े जहाज और लगभग 1000 लोग भेजे गए। किस उद्देश्य से इसको भेजा गया, कि तू जा वहां पे और जो चीजें ये सेट करके आया है, कौन, वास्को डी गामा, उन्हें जाके कैप्चर कर। तभी तो, क्योंकि देखिए इनके मजबूत होने का कारण क्या था, इनके मजबूत होने का कारण था इनका नौसेना, यानी इनके पास जो नेवी थी। क्योंकि हमारे सेंट्रल पावर कौन थी हमारे यहां पे, सेंट्रल पावर हमारे दिल्ली सल्तनत वाले या फिर मुगल, उनमें से किसी ने भी नेवी की तरफ कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये लोग यहां पे पहुंच गए, अब पहुंचने के बाद इसने तो चीजें कब्जा ली अपनी बहुत अच्छी तरीके से यहां आती। अब हुआ क्या कि अरब यहां पे पहले से व्यापार कर रहे थे तो उनको बात खटकनी थी। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या था, सबसे बड़ा इशू ये था कि जो कालीकट और कालीकट का पड़ोसी कोचीन, इन दोनों में आपस में दुश्मनी थी। आपने कल की वीडियो में, जो भी वीडियो जिस समय भी आप देख रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया कि 1503 में जो पहला अपना फोर्टिफिकेशन शुरू किया, दुर्ग बनाया, फैक्ट्री, मैं बोलूंगा उसे रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई या कमर्शियल पॉइंट बनाया, जो भी बनाया वो 1503 में कोचीन में बनाया। क्या कारण था कोचीन में बनाने का, क्योंकि कालीकट में जैमोरिन के साथ बात नहीं बन रही थी, वो बात बिगड़ गई थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोचीन में अपना पहला दुर्ग लगाया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। तो इसलिए अब इन्होंने धीरे धीरे
चीजों को अपना कब्जाना शुरू किया। इसके बाद जो बात शुरू होती है, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने जो अपना उद्देश्य बनाया वो उद्देश्य बनाया फितोरिया पे कब्जा करने का। जो फितोरिया हैं उनको कब्जाना। अब क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि फितोरिया क्या होता है। फितोरिया बेसिकली इंपॉर्टेंट है बहुत, ये है ना। फितोरिया क्या होता है? बेसिकली फितोरिया होता है व्यापारिक अड्डे। किसको बोलते हैं फितोरिया? फितोरिया बोलते हैं व्यापारिक अड्डों को। और ये वो व्यापारिक अड्डे थे जो सीधे के सीधे अटैच थे नौसैनिक जो बेड़े होते थे। नौसैनिक बेड़े समझते हैं? जो नौसैनिक बेड़े होते थे सीधा उनसे अटैच थे ये। जो नौसैनिक बेड़े होते थे, नौसैनिक बेड़े कैसे? आप ऐसे मान लीजिए कि ये एक अड्डा है, इसके और इसके बीच में कोलैबोरेशन है, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट हैं। ये यहां से हेल्प पहुंचेगी इन लोगों के पास, यहां से हेल्प पहुंचेगी इन लोगों के पास। तो क्या किया इन्होंने पुर्तगालियों ने कि जो व्यापारिक अड्डे थे उन्हें कब्जाने का इन्होंने प्लान जो है वो बनाना शुरू किया। यही कारण है, यही कारण था कि इन्होंने जो अदन, ठीक है, हरमुज, ठीक है, और मलक्का स्टेट पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें लाल सागर में, ये सारी चीजें जो है वो लाल सागर में मूर्स, कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा मूर, जो मिस्र का राजा है, वो भी देख रहा था इन सब चीजों को। क्योंकि लाल सागर में अगर कब्जा पुर्तगालियों को हो जाता तो फिर इजिप्ट कब्जे में आ जाता। तो क्या किया मूर्स ने? लाल सागर में चौकसी बढ़ा दी बहुत ज्यादा। उसे यह आभास हो गया कि इसका मतलब जो ये लोग हैं ये कभी भी हमला कर सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या फिर? आपको पता ही है ना, जब आप ये सुनते हो कि जैसे अभी इंडिया चाइना का आपने देखा कि हमारी तरफ से भी सैनिक डिप्लॉय किए गए बहुत बड़ी मात्रा में और उनकी तरफ से भी सैनिक डिप्लॉय हुए, इसका मतलब ये बात तो निश्चित हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो है वो युद्ध के हालात बनने वाले हैं। तो सेम ऐसा ही हुआ कि जब ये लगा कि कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है तो हुआ क्या इसमें? बिल्कुल वो अंदाजा बिल्कुल सही निकला। और 1507 में, ध्यान देना आप, 1507 में पुर्तगालियों और मिस्र के बीच में एक युद्ध हुआ। इस समय कौन आ गया था यहां पे? इस समय यहां आ गया था, मैंने बताया आपको, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। आज की क्लास विशेष है, बिल्कुल अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है चीजों को हमें। ठीक है, यहां पे कौन आ गया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अब ये युद्ध जब हुआ तो इसमें ये हार गया। ठीक है, जब ये युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हार गया। और इसके हार के साथ साथ क्या हुआ कि इसका जो बेटा था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का जो बेटा था, जो इसका बेटा था वो इसमें मारा गया। ठीक है, जो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का जो बेटा था वो इसमें मारा गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब अगली बात समझते हैं। और दो चलिए अगली बात देखते हैं अब इसका तो बेटा जो है वो मारा गया, लेकिन 1509 में मैंने आपको बताया था एक युद्ध हुआ था। 1509 में एक युद्ध हुआ था, उसमें मिस्र की सेना भी थी, ठीक है, उसमें गुजरात की सेना भी थी। फिर से युद्ध हुआ। जो युद्ध 1507 में हारा, जो युद्ध 1507 में हारा, उसमें दीव हाथ से निकल गया था। लेकिन 1509 में इसने तुरंत उस हार का बदला ले लिया, और उस हार के बदले को इसने कैसे लिया? इसने उस हार के बदले को वापस दीव को अपने कब्जे में ले लिया। जो दीव था वापस इसने फिर से अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब यहां पे नहीं रुकेंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने इसके बाद क्या हुआ? 1510 में जो गोवा था, और गोवा किसके कब्जे में था? गोवा था बीजापुर के कब्जे में। और बीजापुर का शासक कौन था? बीजापुर का शासक था आदिल शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? कारण अब इसकी एक बात समझ लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट था। एक तो ये प्राकृतिक बंदरगाह था, ठीक है, इट वॉज नेचुरल। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था इनके लिए क्योंकि इसके जो सामने का क्षेत्र है, सामने का क्षेत्र यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र था, जैसे दाबोल था, ठीक है, वो सब जो है अगर सब कब्जे में आ जाएगा तो जितना भी पश्चिमी तट पर व्यापार हो रहा है वो सब पे ये नजरें रख सकते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट था कि गोवा पे जैसे ही कब्जा हुआ पुर्तगालियों का तो क्या इनको उससे लाभ हुआ? लाभ की लिस्ट देखिए एक बार। इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। लाभ क्या हुआ कि अब जो पश्चिमी तट है जिसे आप मालाबार तट बोलते हैं, इस मालाबार तट पर होने वाले, इस मालाबार तट पर होने वाले, ठीक है, ये मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। इस पर जितना भी व्यापार हो रहा था, इसके ऊपर जितना भी व्यापार हो रहा था, ये सब यहां गोवा से कंट्रोल होने लगा, ठीक है। और यहां पे एक काम और क्या हुआ कि जो भी यहां ये लोग जो भी यहां के साउथ के जो भी राजा एक्टिविटी कर रहे थे, क्यों? रास्ता तो ये था जाने का, तो ये भी यहां से एक तरह से अपने ऑफिस से ये कंट्रोल करने लगे। तो गोवा को कब्जाने के पीछे इनकी दो मंशा पूरी होती है। पहली मंशा क्या पूरी हुई? फिर से सुनिए। पहली मंशा पूरी हुई कि जो भी मालाबार तट पर व्यापार होगा, एक तो ये बात पूरी हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या पूरी हो गई कि जो भी दक्षिण के राजा जो भी एक्टिविटी करेंगे उसको ये अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनका मामला तो बहुत बढ़िया चल पड़ा, इन्होंने तो अपना मजा उठा दिया, इन्होंने अपना काम करने में, ये तो रुक ही नहीं रहे थे किसी पे भी। जब इन्होंने मिस्र को हरा दिया तो लाल सागर के जो भी आइलैंड थे, ठीक है, चाहे वो सोकोत्रा द्वीप या सुमात्रा के द्वीप, इस तरह से इन्होंने, ठीक है, और
एक जगह है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है। कोलंबो में भी इन्होंने अपने दुर्ग बनाने शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है अब तक का पूरा एक्सपेंशन कैसे कैसे चल रहे हैं? कोई दिक्कत यहां तक? 1500 में फिर से 1 मिनट के लिए फिर से हम रिवाइज करते हैं चीजों को। क्या है रिवाइज करने के लिए, सुनिए ध्यान से। 1498 में वास्को डी गामा आया, 1500 तक रहा, खूब व्यापार किया उसने, है ना। काली मिर्च वगैरह मैंने बता दिया आपको सब कुछ। जैमोरिन जिस पर्पज से वो आया था, शुरू में तो जैमोरिन को ठीक लगा, लेकिन बाद में उसे बात बिगड़ गई, वो वापस चला गया पुर्तगाल, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। उसने जाके कहा कि मैं इस तरह से चीजें करके आया हूं, तो अब आप एक मजबूत बेड़ा भेजिए, 13 जहाजों का बेड़ा जिसमें 1000 आदमी कम से कम आए थे, और उसमें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को भेजा गया इंडिया। उसे कहा कि तू जाके थाम चीजों को ताकि कोई चीजें खराब ना हो। वो आया और उसने तुरंत जो है वो आके अपना काम करना शुरू कर दिया। कालीकट ये मान लो उसने जीत ही लिया था, लेकिन वो शुरुआत में ही वहां पे बातें अपनी नहीं बिगाड़ना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने अपना कैनौर की तरफ निकल गया वो, और कालीकट को उसने छोड़ दिया कि ठीक है। उसे इस बात का भी पता था कि कालीकट और कोचीन की आपस में लड़ाई है, तो उसने क्या किया, उसने कोचीन से संपर्क किया और कहा कि आप हमें, क्योंकि कहां इतनी सारी चीजें रखेंगे संभाल के, और उनसे कहा कि आप हमारा जो भी साजो सामान है, जो भी हमारा पैसा है, या जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उन सबको आप रखने का कुछ ऐसा इंतजाम बता दीजिए जहां हम रख सकें। तो कोचीन के राजा ने क्या किया, उसको परमिशन दे दिया कि आप अपना दुर्ग यहां पर बना सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मेडा यहां पे आया, और यहां पे उसने देखा चीजों को, उसने फैलाना शुरू किया। अब जब उसने चीजों को फैलाना शुरू किया तो मिस्र के राजा को भी बात खटक गई, क्योंकि हिंद महासागर में ये लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। तो अब वहां पे 1507 में क्या हुआ, दीव पर कब्जा जमाने और हटाने को लेकर लड़ाई हुई, ठीक है। तो अब 1507 में अल्मेडा एक तरफ, और आपका गुजरात और अरब और आपका मिस्र, ये सब मिल गए, एक साथ हो गए, इकट्ठा हो गए, और इसमें अल्मेडा को इन्होंने हरा दिया, और इसमें अल्मेडा का बेटा भी मारा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अल्मेडा के तो दिल पे लग गई बात कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। आगे क्या होता है, आगे फिर से 1509 में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में क्या हुआ, उस युद्ध में इन्होंने फिर से वापस दीव पे कब्जा कर लिया, और क्योंकि अब एक संयुक्त, एक जॉइंट आर्मी को इन्होंने हराया था। अब 1510 में क्योंकि अल्फांसो दी अल्बुकर्क यहां पे आ चुका है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उससे इन्होंने गोवा छीन लिया। अब गोवा का उस समय जो है एक बहुत सामरिक, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव महत्व था, इंपॉर्टेंस थी। क्या थी कि अगर गोवा के एक नेचुरल हार्बर था, एक बंदरगाह था प्राकृतिक, वहां पे जहाजों को अच्छे से खड़ा किया जा सकता था, लोडिंग अनलोडिंग वहां पे कर सकते थे जहाजों की, ठीक है। और गोवा को एक इंपॉर्टेंस इसलिए भी दे रहे थे कि गोवा की वजह से ये जो मालाबार तट पर जितना व्यापार हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, साउथ में जो राजा एक्टिविटी करेंगे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गोवा की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। इसीलिए अब तक कोचीन में जो काम हो रहा था, वो कोचीन से फिर राजधानी शिफ्ट कहां कर देंगे, ये वहां पे गोवा में शिफ्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात आपको यहां तक? तो इस तरह से जैसे मैंने अब आपको कहानी सुना दी, इसी तरह से आप भी इसे कहानी की तरह, क्योंकि इसके बाद में पुर्तगाली समाप्त करने के बाद पुर्तगाली पे जितने क्वेश्चन बन सकेंगे हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने तरीके से प्रोबेबिलिटी जो भी होगी क्वेश्चन बनने की उसे डिस्कस करेंगे। हो सकता है लाइव लेक्चर में आऊं या लाइव यूट्यूब पे आऊं, वो जो भी व्यवस्था होगी वो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इन्होंने जो अपना राज्य विस्तार है वो कहां शुरू करना किया, ये कोलंबो तक भी पहुंच गए, इन्होंने वहां पे भी अपने दुर्ग लगाए, सोकात्रा आइलैंड है वहां तक भी ये पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप का जो एक्सपेंशन है वो शुरू कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पुर्तगाली फैक्ट्रीज थी वो कहां लगी, है ना। तो क्योंकि ये छोटे छोटे से सवाल बन जाते हैं एग्जाम में, बस आपको क्या करना है, इन प्लेसेस को एक बार नजरों में निकाल लीजिए कि हाँ कहां इन पुर्तगालियों ने अपने जो कारखाने थे वो लगाए थे। जैसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बहुत अच्छे से और तैयारी करनी है तो तुरंत आप गूगल करिए, देखिए कि चाउल कहां है, दीव कहां है, सॉल्सेट कहां है, बेसिन कहां है, क्रिगनौर कहां है, ठीक है।
तो ये सब आप देख भी सकते हैं। तो चाउल, दीव, सॉल्सेट, बेसिन, क्रेगनौर, ठीक है, मैंगलोर, होनोवर, भटकल, कैन्नौर और भावनगर, ये वो जगह थी जहां पे पुर्तगालियों ने अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, यानी पुर्तगाली अपने आप को बढ़ाते जा रहे थे धीरे धीरे। अभी यहीं पे नहीं रुकेंगे, अब पुर्तगालियों की जो नजर आएगी वो आएगी ईस्ट की तरफ, क्योंकि अभी तो ये क्या काम कर रहे हैं, अभी तो ये मालाबार तट की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ईस्ट की तरफ चलना इन्होंने सोचा, पूर्वी तट की ओर, यानी अब कोरोमंडल की तरफ इनका ध्यान गया, कोरोमंडल तट पे कि हम यहां क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोरोमंडल तट के उत्तर में एक जगह है, ठीक है, सैंथोम, आप ये कह सकते हो एकमात्र इनकी बस्ती कॉलोनी थी वहां पे जहां पे ये काम कर रहे थे। ठीक है, यहां पे मैंने नाम दिया भी है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अब यहां पे जो पुर्तगालियों का सबसे इंपॉर्टेंट, पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण जो पतन था वो था नागपट्टनम। ठीक है, यहां से इन्होंने कमर्शियली चीजों को लेना शुरू किया। अब जब ये पूर्वी तट की ओर पहुंच गए तो यहां से बेसिकली क्या करते थे, ये वस्त्र इकट्ठा करते थे, कपड़े इकट्ठे करते थे, है ना, और ये और भी उससे आगे का जाने का रास्ता जो खोज रहे थे कि कैसे हम मनीला तक यानी फिलीपींस तक, इंडोनेशिया तक अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने मुलाकात की बंगाल के शासक से। किससे मिले ये बंगाल के शासक से मिले, और बंगाल के शासक से मिलने के बाद इन्होंने वहां से दो जगह अपनी जो कारखाने थे, फैक्ट्री थी, उसको लगाने की परमिशन ले ली, सतगांव और चटगांव में। ठीक है, ये इन्हें बेनिफिट हुआ बंगाल के शासक से मिलने के बाद। अकबर तक बात पहुंची, है ना, अकबर का कार्यकाल आपको पता ही होगा, 1555 से 1605। सेंट्रल पावर में तो वही थे उधर, तो उन तक बात पहुंची, तो उनसे परमिशन लेके इन्होंने हुगली में अपना कारखाना लगाया। बाद में वो क्या व्यवस्था होगी, कैसे इन्हें भगाया जाएगा, कासिम खान नाम के कैरेक्टर आएगा, वो मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा और भी डिटेल में। और फिर शाहजहां से परमिशन लेके इन्होंने क्या किया, बदेल में अपना कारखाना लगाया। अकबर से परमिशन लेके इन्होंने क्या किया, अकबर से परमिशन लेके इन्होंने हुगली में कारखाना लगाया, और शाहजहां से परमिशन लेके इन्होंने बदेल में कारखाना लगाया। ठीक है, तो इनका ये बेसिकली एक्सपेंशन था। अब एक हेडिंग आप देख रहे हैं, कार्टेज व्यवस्था। ये वो व्यवस्था है जिससे इन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन इनकी गले की हड्डी भी बनेगा ये। कैसे? कार्टेज व्यवस्था है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कार्टेज व्यवस्था में बैकग्राउंड में आप शिप देख रहे हैं, है ना, ये शिप क्यों लगाए गए हैं? बेसिकली जो इंडियन ओशियन था, जो गोवा का वायसराय था, और जो भारतीय जहाज के कैप्टन आप कह सकते हैं, अगर उन्हें इंडियन ओशियन में अपना शिप लेकर जाना है, अगर उन्हें इंडियन ओशियन में अपना शिप लेकर जाना है, तो उन्हें जो गोवा का जो वायसराय था उससे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर अगर परमिशन ना मिले तो फिर क्या करिएगा? ऐसा भी तो हो सकता है परमिशन ना मिले। तो अगर परमिशन नहीं मिली, यानी एक तरह से पर्ची कटवाना, है ना, पर्ची कट के आप फ्री हैं, आप चाहिए अपना व्यापार करिए, और अगर पर्ची नहीं कटी है तो क्या होगा, फिर पुर्तगाली जो नेवी है वो आएगी और उस जहाज को कब्जे में ले लेगी। ठीक है, उस जहाज को कैप्चर कर लेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे संबंध बता दूं आपको, इस कार्टेज अल्मेडा पद्धति का यहां तक दबदबा हो गया कि अकबर के जहाजों को भी परमिशन लेकर निकलना पड़ा, परमिशन लेना पड़ा अकबर के जहाजों को भी, कार्टेज व्यवस्था में टैक्स भर के निकलना पड़ा। इसलिए मैंने कहा इनके गले की हड्डी भी बनेगा बाद में वो।
ठीक है, तो अब मैं एक इंडिया का बेसिकली इस ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया दिखाना चाहता हूं इसके माध्यम से। इसमें बाकी आप किसी भी चीज पर अभी ध्यान ना दें। और जब ये पेनिनसुलर इंडिया मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पे मैं कुछ चीजें भी आपको समझाना चाहता हूं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन देखिए जहां इस समय मेरा पेन चल रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है बेसिकली ये पोर्शन कहलाता है पश्चिमी तट। एग्जाम में एक बहुत ही लाजवाब सवाल यहां से मिलने वाला है आपको, कैसे, वो मैं आपको बताता हूं अब। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये कहलाता है पूर्वी तट। ठीक है, अब यहां से जो पुर्तगाली थे वो किन चीजों का व्यापार करते थे, यानी पश्चिमी तट से पुर्तगाली किन चीजों का व्यापार करते थे और पूर्वी तट से पुर्तगाली किन चीजों का व्यापार करते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो अब अगली क्लास में क्या पढ़िएगा? अगली क्लास का, जैसे हर क्लास में मैं आपको आके बता ही रहा हूं कि क्या हम पढ़ाएंगे, तो पूर्वी तट और जो पश्चिमी तट है वो व्यापार की लिस्ट, व्यापार में प्रयोग की जाने वाली जिंद, ठीक है, या वस्तुएं आप कह दीजिए। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद जो अगली बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, पुर्तगाली वर्सेस मुगल, ठीक है, ये अगली क्लास में डिस्कस होगा। उसके बाद जो अगली बात मैं आपसे पढ़ाऊंगा, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, इस बात पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको पुर्तगालियों के पतन का कारण, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बाद में हम डिस्कस करेंगे पुर्तगालियों का क्या सहयोग रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा पुर्तगालियों का, है ना। उन्होंने हमें क्या दिया या हमसे उन्होंने क्या लिया, उनके जाने का क्या नेशनल क्या इंटरनेशनल रीजन रहा। यानी आज की क्लास में हमने पॉइंट टू पॉइंट एक बात लिंक कर दी है कि जो व्यापार इन्होंने अपना बढ़ाया वो इन्होंने किस तरह से बढ़ाया है, ये बात हमने समझ ली है ना। जैसे बीच में मैंने आपको 2 मिनट के लिए रिफ्रेश भी कर दिया था, पूरी कहानी आपको फटाफट बता दी थी। ऐसे जीएस पढ़ना चाहिए, रुकें, अपने आप से स्टोरी बनाएं, क्वेश्चन पूछें अपने आप से, ऐसा क्यों। और अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो फिर अपने ट्यूटर से, टीचर से, जो भी आपको पढ़ा रहा है, फिर आप उससे सवाल पूछें, ठीक है। तो अगली क्लास में जो मेरी तरफ से पॉइंट रहेंगे वो ये पॉइंट रहेंगे। उसके बाद जैसे ही यहां तक मैं पहुंचता हूं, उसके बाद अगली क्लास केवल क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी, चाहे वो लाइव क्लास हो एप्लीकेशन पे, चाहे वो लाइव क्लास हो किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो अगली क्लास में हम केवल एक्सरसाइज लेके आएंगे, कम से कम 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे। तो हर वो स्टूडेंट जो देख रहा है क्लास को वो ध्यान से पढ़े, क्योंकि पुर्तगालियों का टेस्ट भी आपका होना है। तो इट वॉज फ्रॉम माई साइड, नाइस टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।